नमस्कार। आपका वामिक एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। यानी नया सब्जेक्ट रहेगा आपका जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के बारे में यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले जो ये कोर्स आपका, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जुवेनियल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग चलाया जा रहा है, जिसमें मैं ऑलरेडी आपका अकाउंटेंसी और उसके अलावा जो ऑडिट है, मैनेजमेंट और पोस्ट ऑडिट है, यानी सामान्य ऑडिट और मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑडिट है, वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो लगभग लगभग आपके 80 यानी 80 वीडियोज या क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी फ्रेंड को वो क्लासेस देखनी है तो अकाउंटेंसी की अगर कोई क्लासेस देखना चाहता है तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंसी क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें 46 वीडियो हैं। और उसके अलावा जो सामान्य ऑडिट की क्लासेज जो अभ्यर्थी देखना चाहता है उसके लिए जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, जिसमें 35 क्लासें हैं। और मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग 4 क्लासें बना रखी है। जो आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, उसका नाम है जेवीएनएल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से, जिसमें 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो लगभग आपकी 80 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर भी होगा, नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। आपका जीएसटी रहेगा। तो आज आपका 17 जून 2026 हो चुका है। ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि लास्ट 30 जून 2026 तक आपका जीएसटी का जो भी सिलेबस है, यानी एज पर जो सिलेबस दे रखा है, वो कंप्लीट करवा दूं। तो इसमें हालांकि ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है, जीएसटी स्पेशल देने नहीं रखा है, लेकिन जो पिछली बार 2021 के एग्जाम लगी थी उसमें आपके प्रश्न आए थे काफ़ी। तो आपकी बार भी जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, सेक्शन के रिगार्डिंग भी आ सकता है, अमेंडमेंट के रिगार्डिंग भी आ सकता है। ठीक है। तो आपको पूरी तैयारी करनी है। तो जो भी आपके इसमें 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर को यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे, यानी थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, बेसिक प्रोविजंस भी पढ़ेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग आपके 30 से लेकर 35 वीडियो इससे सब्जेक्ट के बनेंगे। और ये क्लासें आपको कहाँ मिलेगी? तो ये क्लासें फ्रेंड्स आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जीएसटी क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। तो उस यूट्यूब प्लेलिस्ट पर सभी क्लासें आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि ये कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में बार बार अनाउंसमेंट करता हूँ, और आपको साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी आपको ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से जाके आप दोनों को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वीडियो और साथ में जो पीडीएफ है, एमसीक्यूज है, नोट्स है, और जब इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट, वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई बार नोटिफिकेशन लेट पहुँच पाता है। तो इस कारण से आप लोग टेलीग्राम चैनल और जो भी आपका व्हाट्सएप चैनल है उसके माध्यम से, आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुँचाई जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कोर्स आपका फ्री कोर्स रहेगा, इसमें किसी भी 1 रुपये का आपसे चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। आपको पूरी क्लास से 200 प्लस वीडियो मिलेंगे, पार्ट ए कॉमर्स के रिगार्डिंग पूरा मिलेगा। साथ में हो सकता है अगर मुझे टाइमिंग मिलेगा तो मैं पार्ट बी में आपका जो करंट जीके है वो भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जैसे चैप्टर आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा, बाद में एमसीक्यूज का सोल्यूशन करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। और ये जीएसटी जरूरी नहीं है कि आपकी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की के सिलेबस के अकॉर्डिंग काम आएगी, यानी और भी जो कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी भर्ती परीक्षाएं होती है, चाहे जैसे आपका टीजीटी हो गया, राजस्थान में आरपीसी कॉमर्स लेक्चरर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इसका रिको की वैकेंसी हो गई, आरसीडीएफ की हो गई, बैंकिंग हो गई, एक्सेट्रा, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, एसएससी की हो गई। ठीक है। एक्सेट्रा जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग जितनी भी वैकेंसीज होती है उनमें आपके ये जो चैप्टर पढ़ाएंगे जीएसटी वाला, सभी भर्ती परीक्षा में आपके लिए काम आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का चैप्टर। यानी फर्स्टली आपका स्टार्ट करेंगे आज जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सामान्य परिचय देखेंगे, जिसमें पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। यानी सामान्य परिचय में कम से कम आपके मिनिमम दो और मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो बनेंगे। ठीक है। यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो कोशिश करेंगे 2 वीडियो में इसको रखने की। ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो 3 में भी रख सकते हैं। तो कम से कम 2 वीडियो बनेंगे और मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो इसमें आपका जीएसटी बेसिक इंट्रोडक्शन में बनेंगे। तो आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक देखना अनिवार्य होता है, इंट्रोडक्शन देखना अनिवार्य होता है। तो जो उसकी नींव होती है, फाउंडेशन होता है, वो बेसिक में होता है। जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आगे की जो भी आपका जीएसटी के प्रश्न आएंगे, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे, तो आपके लिए वो कंफ्यूज पैदा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले जीएसटी का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले जो आपका सिलेबस दे रखा है, ठीक है, किसका, यानी यूनिट्स देखेंगे। तो इससे यानी वामिका एकेडमी पर जो जीएसटी का आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके 15 यूनिट्स दे रखे हैं। ठीक है। तो उनका 1 बाय 1 यानी प्रत्येक वीडियो या क्लासेस के माध्यम से उनका अध्ययन करेंगे। तो आज तो पहले तो बात करेंगे जीएसटी आधारभूत ज्ञान एवं वैधानिक ढांचा के बारे में बात करेंगे, किसमें यानी सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। ठीक है।
यानी फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका जीएसटी आधारभूत ज्ञान वैधानिक ढांचा है, यानी जीएसटी बेसिक नॉलेज एंड लीगल फ्रेमवर्क है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा परिभाषाएं एंड डेफिनेशंस के रिगार्डिंग आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पूर्ति के बारे में बात करेंगे। फिर माल एवं सेवा कर से मुक्ति के बारे में बात करेंगे। फिर टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का, फिर रजिस्ट्रेशन का रहेगा, फिर कंपोजिशन स्कीम का रहेगा, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स का रहेगा, फिर रिटर्न विवरणियों का रहेगा, फिर रहेगा स्रोत पर कर की कटौती एवं संग्रह एंड टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स कलेक्शन ऑफ एड सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। यानी ये चैप्टर पढ़ेंगे, यानी इसमें जो आपके 30-35 वीडियो बनेंगे जिसमें आपके 15-15 चैप्टर पढ़ेंगे। निवेश कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे। फिर जीएसटी में इनपुट सेवा वितरक क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन जीएसटी। फिर जॉब वर्क संबंधी प्रावधान यानी प्रोविजंस रिगार्डिंग जॉब वर्क। फिर लास्ट में पढ़ेंगे जीएसटी में ई वे बिल, ठीक है, ई वे बिल इन जीएसटी, ठीक है। तो 15 चैप्टर है, ठीक है। तो 15 चैप्टर में आपके 15 दिन मिनिमम लगेंगे। तो आज का पहला चैप्टर रहेगा आपका यानी माल एवं सेवा कर आधारभूत ज्ञान एवं वैधानिक ढांचा पढ़ेंगे, यानी बेसिक देखेंगे इसका आधारभूत ज्ञान एवं वैधानिक ढांचा। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, यानी कि पृष्ठभूमि क्या है, इससे पहले कौन सा अधिनियम चलता था, किस प्रकार से टैक्स वसूल किया जाता था सरकारों द्वारा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी की अवधारणा कब से स्टार्ट हुई, कब से लागू हुआ, क्या क्या संविधान में संशोधन करना पड़ा, इसके वैधानिक प्रावधान क्या क्या है, एक्सेट्रा सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी विशेष रूप से ध्यान दें, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर से करें। यानी राजस्थान का ये ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग पूरी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपसे 1 रुपये का चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा, सभी नोट्स पीडीएफ एमसीक्यू सभी आपको फ्री में दिया जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, पहले इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, यानी पृष्ठभूमि देखते हैं जीएसटी की पृष्ठभूमि। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्लासेस सर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में नहीं पढ़ाते हैं। तो देखो एक हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आज के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य के रूप में देखें, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बात करें तो वो जमाना चेंज हो चुका है। यानी आपका पहले अभ्यर्थी शॉर्टकट में पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन अभी लेटेस्ट अभी 1-2 साल के बारे में बात करें, चाहे आरपीसी का पैटर्न देख लो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का देख लो, चाहे अन्य किसी भी राजस्थान भर्ती परीक्षा का देख लो, यानी जो अभ्यर्थी डिटेल से अध्ययन करता है, डिटेल से तैयारी करता है, धैर्य के साथ तैयारी करता है, उसी का ही सिलेक्शन होता है। शॉर्टकट कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप नोट्स से आपका कोई बेड़ा पार नहीं होगा, आप डिटेल से किताबों का अध्ययन करेंगे, यानी चाहे किताबें आपकी कौन सी भी लेवल की हो, तो उन किताबों को आपसे डिटेल से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो आपकी इच्छा है, अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो चाहे प्रश्न कहीं से भी आ जाए आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, और आप शॉर्ट में पढ़ेंगे तो हो सकता है प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, किसी प्रकार से आ सकता है, फिर आप लोग उसमें रेस में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको डिटेल से पढ़ना है। पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी। तो किसी भी कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह प्रमुख दायित्व है कि देश की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्रिय रहे। भारत एक विकासशील देश के रूप में कल्याणकारी राज्यों के दायित्वों की पूर्ति के लिए अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करते हुए प्रयासरत है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत कर उद्गण है, अतः देश की आवश्यकताओं की पूर्ति व अपने दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए कर संग्रहण का विस्तार करना अपेक्षित है। भारत सरकार आवश्यक प्रशुल्क नीति के उपाय करून कर संग्रहण को बढ़ा रही है, ठीक है। किसी भी राज्य सरकार को चलाने हेतु, जैसा कि आप सभी पता है कि टैक्स से जो पैसा प्राप्त होता है उसी से जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। सरकार के पास में जो रेवेन्यू का मुख्य स्रोत होता है वो टैक्सेज होते हैं, ठीक है। अब टैक्सेज आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट 2 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीएसटी होता है, जीएसटी आपका इंडायरेक्ट टैक्सेज होता है, क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। और इसमें एक नोट्स के बारे में बात बता देता हूँ आपको कि नोट्स आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। यानी चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, तो सभी के लिए क्लासें सेम रूप से लाभदायक साबित होगी। तो इन एनी वेलफेयर स्टेट it is primary responsibility of the government to remain active in meeting the nation's growing needs as a developing country. India is striving to fulfill its welfare state obligations by making the best use of its limited resources. Tax collection is primary source of revenue for a developing country like India. Therefore, expanding tax collection is essential to meet the nation's needs and properly discharge its obligation. The Government of India is taking necessary tariff policy measurement and measures to increase tax collection, ठीक है। अब कर से आशय देखते हैं, यानी कर से मीनिंग ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है। यानी कर सरकार द्वारा व्यक्तियों और संपत्तियों के स्वामियों, यानी कर किसके द्वारा लिया जाता है, सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। अब कर से आज से व्यक्तियों, यानी जो व्यक्ति होते हैं और उसकी जो असेट्स होती है, संपत्तियों के स्वामियों पर लगाया गया एक आर्थिक भार है, जिसमें विधायी अधिकार यानी कानून के द्वारा एक अधिकार दिया जाता है सरकार को, तो जिसमें विधायी अधिकार के द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाता है।
कर ऐच्छिक भुगतान या दान नहीं होता है, यानी जो कर होता है वो एक तरह से ऐच्छिक यानी एक तरह से ये ऐच्छिक ऑप्शन नहीं होता है एक तरह, और ना तो ये चैरिटी होती है, एक तरह से ये कंपलसरी लाइबिलिटी होती है जो व्यक्ति इस दायरे में आता है। कर ऐच्छिक भुगतान या दान नहीं है बल्कि विधायी प्राधिकरण के लिए एक प्रवर्तित योगदान होता है। इसके अलावा सरल शब्दों में बात करें तो कर एक ऐसा मौद्रिक भार है जिसका लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है, जिसका प्रयोग सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने में किया जाता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति, यानी लगभग अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें, लगभग इंडिया का हर व्यक्ति टैक्स देता है। और इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स में जो भारत सरकार द्वारा बजट में प्रतिवर्ष घोषणा की जाती है कि इतनी राशि तक, इतनी लिमिट तक जो व्यक्ति इस दायरे में आता है तो उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब बात करते हैं टैक्स आपके दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें एक बार पुनः बात कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर इसको डिटेल से देखेंगे। तो टैक्सेज होते हैं फ्रेंड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी है, इसके अलावा आपका कस्टम है, वेट है, एक्सेट्रा जो भी टैक्सेज होते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेज में आते हैं। अब जो प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष कर वह होता है ऐसा कर जो उसका कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, वही प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे इनकम टैक्स है, जो व्यक्ति इनकम कमाएगा तो उसी पर वो कर आरोपित किया जाएगा, यानी उसी पर वो कर लगेगा और उसी पर वो कराघात या करापात एक व्यक्ति पर होगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें तो अप्रत्यक्ष कर जो अंतिम उपभोक्ता होता है उस पर लगाया जाता है, यानी इस पर कराघात और कराघात व्यक्ति दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जो आपका प्रत्यक्ष कर होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है। ठीक है, और जो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है वो रेग्रेसिव होता है। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। पहला देखते हैं प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो प्रत्यक्ष कर एक ऐसा आर्थिक भार है जो प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर आरोपित किया जाता है तथा उसके द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसका भार करदाता द्वारा हस्तांतरित नहीं होता है, यानी इस भार को किसी भी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, यानी जो लाइबिलिटी उसी व्यक्ति पर रहेगी। अतः करदाता किसी और व्यक्ति पर इसका भार नहीं डाल सकता। उदाहरणार्थ आयकर एक डायरेक्ट कर है जिसका भुगतान उसी व्यक्ति को करना होता है जिसकी आय पर कर लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करें तो जब एक कर का भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर आरोपित नहीं किया जाता, अर्थात करदाता एक माध्यम हो और कर भार को आगे ट्रांसफर किया जाए तो यह अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर भार उपभोक्ता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वहन किया जाता है। यह एक हस्तांतरणीय कर है जिसमें प्रत्येक स्तर पर भार को आगे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यानी अंतिम व्यक्ति से जो टैक्स वसूला जाता है वही एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेज होता है। यानी कराघात वो कराघात एक व्यक्ति पर नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष कर होता है, और जो कराघात और करापत एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है उस लाइबिलिटी को, तो वही आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखें, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें, व्हेन द टैक्स बर्डन इज नॉट इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर। उदाहरण देखें, द टैक्स पेयर इज merely a medium and the tax burden is transferred further, it is an indirect tax. An indirect tax is a tax in which the tax burden is borne indirectly by the consumer. It is a transferable tax in which the burden is transferred further at each level. नेक्स्ट है, इसका करापात उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है जो अंततः उस सेवा या उत्पाद का उपभोग करता है। ठीक है, जब भी कर का भुगतान निकट दायित्व किसी अन्य जैसे कि निर्माता या सेवा प्रदाता या माल के विक्रेता का होता है। नेक्स्ट है, इसको उपभोक्ता कर भी कहते हैं, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होता है इसका जो दूसरा नाम है, यानी इसको उपभोक्ता कर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता कर के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिगामी प्रकृति का होता है, यानी ये एक तरह से प्रतिगामी प्रकृति का होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका प्रतिगामी प्रकृति का होता है, रेग्रेसिव नेचर का होता है, क्योंकि इसका भार उस सभी उपभोक्ता में समान रूप से पड़ता है चाहे यह भुगतान की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। यानी इसका कहने का तात्पर्य रिग्रेसिव प्रतिगामी का मतलब यह होता है कि यह भुगतान चाहे व्यक्ति देश में अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को जो इनडायरेक्ट टैक्सेस देना होगा वो सेम राशि के हिसाब से देना होगा। ठीक है, और जो इनकम टैक्स जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर अलग अलग तरीके से अपनी इनकम के हिसाब से दिया जाता है। अब इसमें बेसिक डायरेक्ट अंतर देख लेते हैं, किसमें? एक तो डायरेक्ट टैक्स में और आपका इनडायरेक्ट टैक्स में। एंड इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपका डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। हालांकि आपको लग रहा है ये बेसिक है तो नॉर्मल हर व्यक्ति को आता है, लेकिन जब प्रश्न एग्जाम में आता है तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें, यहाँ पे जब कर का कराघात और करों का भार एक ही व्यक्ति पर एक ही व्यक्ति वहन करता है पड़ता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। एंड व्हेन द टैक्स पेयर एंड द बर्डन ऑफ टैक्स आर बोर्न बाय द सेम पर्सन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें तो जब कर का कराघात एक ही व्यक्ति पर तथा कर का भार दूसरे व्यक्ति पर लगाया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। नेक्स्ट देखें प्रत्यक्ष कर में, तो प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील प्रकृति का कर है। इसमें आय में वृद्धि के साथ कर के दर में वृद्धि होती है, जैसे आय बढ़ेगी तो कर के दर में वृद्धि हो जाएगी और पैसे में वृद्धि हो जाएगी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति का है, यह सभी उपभोक्ताओं पर द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है।
कर भार स्थानीय नहीं होता है, इसमें जो लायबिलिटी होती है कर की डायरेक्ट टैक्स में उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेज होता है उसमें कर भार यानी लायबिलिटी को ट्रांसफर अंतिम उपभोक्ता तक किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये कर आय व संपत्ति पर लगाए जाते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स आपका जो भी रेवेन्यू होती है, एसेट्स होती है, उस पर लगाया जाता है, यानी दीज टैक्स आर लेव्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी, यानी जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें तो ये कर वस्तुओं सेवाओं पर लगाए जाते हैं, उदाहरणार्थ माल एवं सेवा का सीमा शुल्क, यानी दीज टैक्सेज आर लेव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी पर ये इनडायरेक्ट टैक्सेज लगाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष करों की विशेषताएं, जो आपका पूरा सिस्टम चलेगा यानी जीएसटी चलेगा, ये जीएसटी अप्रत्यक्ष करों में शामिल है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में बात करेंगे यहाँ पे, अब जस्ट जीएसटी आपका आने वाला है। ठीक है, अभी तो बेसिक देख रहे हैं। और जो फिर आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आपका सेपरेट सब्जेक्ट रहेगा, उसमें सेपरेट क्लासेस चलाएंगे अपन। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट स्टार्ट में आपका इनकम टैक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष करों की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें, राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसके अलावा वस्तुओं सेवाओं पर कर लगाया जाता है, बचत और निवेश का कार्य किया जाता है, प्रतिगामी प्रकृति या रेग्रेसिव प्रकृति का ये होता है, यानी सामान्यतः अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर अमीर एवं गरीब की समान दर से भुगतान करना होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जैसे 1000 रुपये की वस्तु है, अगर उसमें 10%, उदाहरण के तौर पर 10% जीएसटी लग रहा है या 9% लग रहा है, ठीक है, तो 90 रुपया चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, सभी को देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिगामी प्रकृति का कर होता है। कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर। सामान्यतः अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर अमीर एवं गरीब के समान दर से भुगतान करना होता है, इससे अमीर एवं गरीब के मध्य आय की विषमता बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रेग्रेसिव इन नेचर, बोथ द रिच एंड द पुअर पे द सेम रेट ऑन कॉमन कंज्यूमर गुड्स, दीज इंक्रीज इनकम डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड द पुअर। नेक्स्ट क्या फायदा होगा, इसमें क्या विशेषता रहेगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की? संग्रह में आसानी, इजी ऑफ कलेक्शन, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। अगर पैसा प्राप्त होगा तो समाज में जन कल्याण के कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। बाहर का हस्तांतरण, जो भी बाहर होता है, यानी कर का ट्रांसफर होता है, कराघात और करापात एक व्यक्ति पर नहीं होता है, अंतिम उपभोक्ता पर इसका भार होता है। ठीक है, तो बाहर का ट्रांसफर किया जा सकता है, लाइबिलिटी का ट्रांसफर किया जा सकता है टैक्स की, और विस्तृत कर आधार है, वाइडर टैक्स मैसेज होता है। ठीक है, तो ये तो अपन बेसिक देख चुके हैं टैक्सेज के बारे में, डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपका स्टार्ट होता है भारत में माल एवं सेवा कर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जीएसटी, यानी जीएसटी का सबसे पहले भारत में प्रादुर्भाव कब हुआ, ठीक है, इसका विचार कब आया, इसको सर्वप्रथम कब पेश किया गया था, कौन सी सरकार में पेश किया गया था, उसके बाद में पुनः राज्यसभा में लोकसभा में कब पास किया गया, राष्ट्रपति से कब सम्मति प्राप्त हुई, और उसके अलावा जो इसका 50% राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन होना आवश्यक था, तो राज्यसभाओं से अनुमोदन कब हुआ। ठीक है, और जीएसटी काउंसलिंग का निर्धारण कब किया गया था और इसको कब से लागू किया गया था, तमाम बिंदुओं के बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखते हैं भारत में माल एवं सेवा कर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इन इंडिया। देखते हैं कस्टम एक्साइज और सेल टैक्स का इतिहास भारत में काफी पुराना है, यानी कस्टम एक्साइज और सेल टैक्स आजादी से पहले भारत में लगाए जाते थे, भारत में काफी पुराना है। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब से ये टैक्स लग रहे हैं, लेकिन सर्विस टैक्स भारत में सर्वप्रथम। अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क, किसके बारे में बात करें? यहाँ सर्विस टैक्स, यानी सेल टैक्स एक्साइज कस्टम पहले से लग रहे थे, लेकिन जो सर्विस टैक्स है एक तरह से आपका सेवा कर क्या है, सेवा कर भारत में सन 1994 में एक वित्त कानून बनाया गया था मनमोहन सरकार द्वारा। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1994 में 1994 में वित्त कानून 1994 के तहत लागू किया गया था, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किया था। सर्विस टैक्स का भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी में काफी रेवेन्यू सर्विस सेक्टर के माध्यम से प्राप्त होता है। तो लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सर्विस इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान में इस सर्विस का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन उस समय जब देश आजाद हुआ था उस वक्त पे ऐसा कोई सर्विस का मैटर इतना आता नहीं था, इस कारण से इस टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। बाद में समय परिस्थितियां चेंज हो चुकी है, तो सर्विस का काफी इंपोर्टेंस बढ़ चुका है, इस कारण से इसमें सरकार ने टैक्स लगाना अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में जब बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने माल एवं सेवाकर जीएसटी की संकल्पना का प्रतिपादन किया और देश के लिए माल एवं सेवाकर मॉडल को डिजाइन करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी। वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने विजय केलकर, अब ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो कमेटी का गठन किया गया था, कब किया गया था? बीजेपी शासन में वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने विजय केलकर, कौन व्यक्ति है? विजय, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है आपका, तो विजय केलकर के तहत एक टास्क फोर्स, किसका, यानी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय आधार पर पूरी तरह से एकीकृत माल एवं सेवा कर की सिफारिश की थी। ठीक है, इन्होंने कमेटी का गठन किया था विजय केलकर की अध्यक्षता में, ठीक है, 2003 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में सरकार को प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन ये उस समय लागू नहीं हो पाई थी।
जैसे तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री, फिर बाद में कांग्रेस शासन आ जाता है तो यूपीए सरकार आ जाती है, यूपीए फर्स्ट। तो तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, किसी द्वारा, पी चिदम्बरम द्वारा वर्ष 6-7 का बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की गई थी कि माल एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 अप्रैल 10 से लागू होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था क्योंकि 50% से अधिक विधानसभाओं से यह कानून पास कराना अनिवार्य था, तो वो हो नहीं पाया था क्योंकि उस समय कांग्रेस के पास इतना बहुमत नहीं था। नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर जीएसटी की पुनरुत्थान की बातों ने 2014 में जोर पकड़ा था जब वापसी एनडीए सरकार आ गई थी। ठीक है, तो 2014 में जोर पकड़ा जब एनडीए की सरकार ने संविधान, अब इसमें अब ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक के तहत हुआ था और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, यह ध्यान रखना आपको। 122वां तो संविधान संशोधन विधेयक के तहत जीएसटी का निर्माण किया गया था और इसके अलावा इसको लागू किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, यानी 122 इसे 122वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन उस समय किस संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हो पाए थे, इस कारण से 122 था और यहाँ पे 101 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनडीए की सरकार ने संविधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में 19 दिसंबर को प्रस्तुत किया था, 19 दिसंबर 2014 को प्रस्तुत किया था। लोकसभा ने इस विधेयक को 6 मई 2015 को, राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 16 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। 50%, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इस संविधान का संशोधन करने हेतु संबंधित यानी जो भारत की राज्य विधानसभाएं हैं तो उन राज्यों कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं द्वारा इस बारे में एक एक्ट, संशोधित एक्ट पारित करना था, तभी ये संविधान संशोधन हो सकता था। तो 50% से अधिक राज्यों द्वारा पुष्टि पश्चात संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 को 8 सितंबर 16 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब हुई थी इसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह विधेयक संविधान 101वां संशोधन कौन सा है, यानी 101वां, ध्यान रखना इसको, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में पारित हुआ था। ठीक है, जिससे भारत में माल एवं सेवा कर जीएसटी के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त हो सका था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगले 27 मार्च, अब नेक्स्ट 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति यहाँ पे मिल जाती है। अब नेक्स्ट है अगले वर्ष 27 मार्च कब को, 27 मार्च 2017 को केंद्रीय माल एवं सेवा कर केंद्रीय माल एवं सेवा कर कानून, केंद्रीय माल एवं सेवा कर बिल 2017, यानी इसमें 3-4 कानून पास हुए थे। एक तो हुआ था आपका केंद्रीय माल एवं सेवा कर कानून, केंद्रीय माल एवं सेवा कर बिल हुआ था, बिल 2017, एकीकृत माल एवं सेवा कर बिल 2017, केंद्र शासित प्रदेश का माल एवं सेवा कर बिल 2017 और माल और सेवा कर बिल राज्यों को मुआवजा 2017 लोकसभा में पेश किया गया था। कब किया गया था? 2017 में पेश किया गया था, यानी IGST, SGST, इसके अलावा UT, GST, इस प्रकार से बिल 27 मार्च 2017 को पास किए गए थे। लोकसभा ने 29 मार्च, कब? लोकसभा ने 29 मार्च, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, आवश्यकता प्रश्न इस प्रकार से, तो लोकसभा ने 29 मार्च 2017 को ये बिल पारित किए और 12 अप्रैल 2017 क्या है, यानी 12 अप्रैल 2017 को ये बिल राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद बिल अधिनियमित किए गए थे। विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर कानूनों के अधिनियम के बाद केंद्रीय अधिनियमों को लागू किया गया था। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार अपने अपने राज्य एवं माल एवं सेवा कर कानूनों को पारित करने वाले पहले राज्य थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एनडीए की सरकार थी, वो स्वयं सरकारें यहाँ पे बीजेपी की इन राज्यों में उस समय कार्यरत थी, तो इस कारण से तुरंत ही यहाँ पे बिल पारित हो गया था। नेक्स्ट है 30 जून, अब इंपोर्टेंट है, 30 जून 2017 कब है? 30 जून 2017 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर छोड़, जम्मू कश्मीर में बाद में लागू हुआ था, यानी 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो चुका था और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। तो 30 जून 2017 तक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर छोड़कर अपने अपने राज्य माल एवं सेवा कर और UT GST जो भी केंद्र शासित प्रदेश है अधिनियम को पारित किया गया। 1 जुलाई 2017 के प्रभाव के साथ ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार एवं माल कर सेवा कर पेश किया गया था। माल एवं सेवा कर कानून 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर तक भी बढ़ा दिया गया था या लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना आपको प्रश्न। GST जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है और इसके अलावा J&K जम्मू एंड कश्मीर पर 8 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर GST अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था में सुधार का एक रास्ता है। माल एवं सेवा कर में एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है। अब ये काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपका कि GST के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है, GST के अंतर्गत किन किन को शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स आपको,
यानी माल एवं सेवा कर जीएसटी अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था में सुधार का एक रास्ता है। माल एवं सेवा कर में क्या क्या शामिल होते हैं? एक तो होता है एक्साइज ड्यूटी। क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी। ये चित्र ध्यान रखना है, यानी एक्साइज ड्यूटी को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपका जो सर्विस टैक्सेज है यानी सेवा करों को इसमें शामिल किया जाता है। वैट को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सीएसटी, लग्जरी टैक्सेज है, मनोरंजन टैक्सेज है, एंट्री टैक्स है आदि का यहाँ पे समावेश किया जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। एक्साइज ड्यूटी इसमें शामिल होगी, लेकिन कस्टम ड्यूटी इसमें शामिल नहीं होती। विशेष ध्यान रखना है आपको, कस्टम ड्यूटी एक तरह से अलग से वसूल की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है क्या कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल की जाती है, नहीं की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है एक्साइज ड्यूटी शामिल की जाती है, कस्टम ड्यूटी इसमें इंक्लूड नहीं होती। किसमें? जीएसटी में। नेक्स्ट है वेट और माल एवं सेवा कर जीएसटी का उपयोग अंतर प्रयोजनीय रूप से किया जाता है, क्योंकि उत्तराद्वंद्व वस्तुओं और सेवाओं के कवरेज द्वारा वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स की व्यापकता को दर्शाता है। 1954 में फ्रांस, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपका, कि 1954 में फ्रांस वेट माल एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश था। तो वेट सबसे लागू करने वाला पहला देश कौन था? वर्ल्ड में फ्रांस था। वर्तमान में 160 यानी 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में वेट माल एवं सेवा कर जीएसटी कार्यान्वित किया है, क्योंकि इस कर में राजस्व बढ़ाने की क्षमता पारदर्शी और तटस्थ तरीके से होती है। फिर अधिकांश देश एकीकृत माल, यानी अगर अधिकांश देशों के बारे में बात करें तो अधिकांश मोस्टली जो कंट्रीज है वो एकीकृत इंटीग्रेटेड माल एवं सेवा कर का पालन करते हैं, अर्थात पूरे देश में एक एकल कर लागू होता है। हालांकि ब्राजील और कनाडा, यानी जो कंट्री है ब्राजील है, कनाडा है, वो जो लागू करते हैं वो स्वयं भारत भी उसको लागू कर रहा है। ब्राजील और कनाडा जैसे संघीय नीतियों में एक दोहरी माल एवं सेवा कर प्रणाली प्रचलित है। दोहरी प्रणाली के तहत माल एवं सेवा कर दोनों संघीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। भारत ने भी इस दोहरे माल एवं सेवा कर को अपनाया है, ठीक है। तो भारत में अब ध्यान रखना जीएसटी है वो भारत में दोहरे माल एवं सेवा कर को अपनाया गया है, यानी 2 स्तरों पर लगता है। यानी क्योंकि अब अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी तो स्वाभाविक राज्यों को नुकसान हो जाएगा, तो राज्यों को पैसों की भरपाई करने हेतु यहाँ पे दोहरी व्यवस्था की गई है, यानी राज्य एस जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सीजीएसटी, इस तरीके से दोहरे करों का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रखना विशेष रूप से आपको। माल एवं सेवा कर की अवधारणा कंसेप्ट के बारे में बात करें, कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो माल और सेवा कर जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला मूल्य वर्धित कर है, यानी जो जीएसटी में घरेलू उपभोग से संबंधित जो ज्यादातर वस्तुएं होती है वो इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो माल और सेवा कर, हालांकि इसके अलावा अन्य वस्तुएं भी होती है पर मोस्टली ज्यादा ये होती है। माल और सेवा कर जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला वैल्यू एडेड टैक्स है। माल एवं सेवा कर का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, यानी जो जीएसटी है, जीएसटी का जैसा कि अप्रत्यक्ष करों का मतलब होता है कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है, तो अंतिम उपभोक्ता पर इसका प्रभाव या उस व्यक्ति द्वारा यह टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, अब उसमें जो भी आपका जो विक्रेता होता है, अंतिम विक्रेता होता है, अपना प्रॉफिट जोड़ के उसमें जीएसटी ऐड करता है। अब जीएसटी आपसे वसूल की जाती है, ना कि जो व्यापारी अंतिम उपभोक्ता, जो अंतिम व्यापारी है वो टैक्स पे अपनी जेब से नहीं देता है, यानी जीएसटी का भुगतान अंतिम उपभोक्ता या अंतिम क्रय केंद्र से किया जाता है, और जो उसको आपसे वसूल कर लेता है, और उस पेमेंट को वो जो भी व्यक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं आप जैसे चैप्टर आएगा उसमें देखते रहेंगे, उसमें अकाउंट में जमा करवाता है। यानी रिटर्न का समय होता है, रिटर्न किस प्रकार से, विवरणियाँ किस प्रकार से पेश की जाती है, किस प्रकार से जमा करवाया जाता है, वो जैसे चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से उन पॉइंट्स की वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यह माल और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है, जो मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। माल एवं सेवा कर पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। The goods and services tax and GST law in India is a comprehensive multi-stage destination-based tax levied on value added. The GST is the single domestic indirect tax law for the entire country. नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर एक पूरी श्रृंखला के दौरान सभी राज्यों में निर्बाध ऋण की सुविधा होती है। यह वस्तुओं और सेवाओं पर एक कर है जो बिक्री या सेवा के प्रावधान के प्रत्येक बिंदु पर लगाया जाएगा, जिसमें माल की बिक्री के समय एवं सेवा प्रदान करने वाले विक्रेता सेवा प्रदाता करके इनपुट क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, जिस पर वह माल खरीदते समय या सेवा प्राप्त करते समय भुगतान किया जाता है। यहाँ जीएसटी में एक तो आपका जीएसटी की फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज, तो गुड्स यानी माल पर ये टैक्स लगाया जाता है, उस साथ में जो भी सर्विसेज होती है यानी सेवाएं होती है, ठीक है, सेवाएं जो भी प्रदान की जाती है, चाहे आपकी मनोरंजन की सेवाएं हो, होटल की हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, एक्सेट्रा जो भी सर्विसेज होती है, तो उन सर्विसेज के बदले भी टैक्स वसूल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में माल एवं सेवा कर को शामिल करते हैं जो बेचते हैं, और वे खरीदे जाने वाली सामान और सेवाओं की कीमत में शामिल अधिकांश माल एवं सेवा कर के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
माल एवं सेवा कर की लागत अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन की जाती है और जो माल एवं सेवा कर क्रेडिट यानी भुगतान किए गए कर के इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता। अब भारत में जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी वो देखते हैं। तो भारत में जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो पुराने अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कई कमियां थी, कई खामियां थी। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग कर जैसे उत्पाद शुल्क, वेट, प्रवेश कर आदि लगाए जाते थे। इन सबको उठाकर एक राष्ट्र एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स यानी सरकार की जो धारणा थी, ठीक है, तो वन नेशन यानी वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया था। तो इन सबको उठाकर एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर एक सरल और एकीकृत संरचना स्थापित करने के लिए जीएसटी लाया गया था। यानी द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर हैड many shortcomings. Different taxes such as excise duty, VAT, entry tax, etc. were levied by the central and state governments. GST was introduced to replace these with a simple and unified structure based on the principle of one nation one tax. अब जीएसटी की विकास यात्रा देख लेते हैं, अब शॉर्ट में देख लेते हैं, हालांकि इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः शॉर्ट में इसको देखते हैं। जीएसटी की विकास यात्रा देखते हैं तो वर्ष तिथि देखते हैं। तो 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी आपका अटल बिहारी जी ने जीएसटी की अवधारणा शुरू की और मॉडल डिजाइन करने के लिए समिति बनाई थी। 6वीं बजट घोषणा में की गई थी पी चिदम्बर द्वारा 1 अप्रैल 10 से जीएसटी लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। 14 में मोदी सरकार ने संविधान का 122वां संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था। अगस्त 16 में संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। सितंबर 16 में पहली जीएसटी परिषद काउंसिलिंग की बैठक हुई थी, ये ध्यान रखना। यानी जीएसटी काउंसिलिंग आगे आएगी, उसमें देखेंगे जीएसटी काउंसिलिंग क्या होती है। ठीक है, तो सितंबर 2016 जीएसटी परिषद की पहली बैठक हुई थी, ध्यान रखना है। सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिलिंग की पहली बैठक हुई थी। मार्च 17 में जीएसटी काउंसिलिंग की सीजीएसटी, एसजीएसटी, आरजीएसटी, यूटी जीएसटी यानी ये जो आपके जो 4 प्रकार के टैक्सेस बता रखे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी, यानी केंद्र सरकार का टैक्स है, ये राज्यों का है, ये अंतर्राज्य है, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके रिगार्डिंग टैक्सेज है। और मुआवजा बिल की सिफारिश की थी। इसके लिए अप्रैल 17 में संबंधित अधिनियम एक्ट पारित हुआ था। मई 17 में काउंसिलिंग द्वारा सभी नियमों की सिफारिश की गई थी, जो भी नियम थे उनकी सिफारिश की गई थी। तो 30 जून 17 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने अपना जीएसटी अधिनियम पारित किया था। इन स्टेट ने अपने जीएसटी अधिनियम को पारित किया था अपनी विधानसभा से। 1 जुलाई 17 से भारत में आधिकारिक तौर पर जीएसटी लॉन्च हुआ था और 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर द्वारा भी एसजीएसटी पारित किया गया और वहां पर भी जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, तो संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर छोड़कर 1 जुलाई 17 से लागू हुआ था और जम्मू कश्मीर में जीएसटी 8 जुलाई 2017 से प्रभाव में आया था। ठीक है, ये चीजें बेसिक आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर के पूर्व अप्रत्यक्ष कर संरचना की कमियां क्या क्या थी, यानी मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। माल एवं सेवा कर पूर्व अप्रत्यक्ष कर संरचना में कई कमियां, कठिनाइयां, विषमताएं या विरोधाभास उत्पन्न हो गए थे। अन्यथा विद्यमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दोषों से निजात पाने के लिए भारत सरकार को माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने का साहसिक कदम उठाना पड़ा था। इसके पीछे वर्षों से चली आ रही व्यवस्था की प्रमुख कमियां कौन कौन सी कमियां थी देख लेते हैं। एक तो था अप्रत्यक्ष करों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी, यानी रैपिडली इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज। कर की दरों में भिन्नता थी, यानी प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार से कर लगाया जाता था, उनकी रेवेन्यू कलेक्शन में समय लगता था। इनपुट कर जमा प्रदान करने में सामंजस्य का अभाव था। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व्यापार में अवरोध था, कर चोरी, टैक्स इवेशन काफी हो रहा था, केंद्र और राज्यों के बीच तनाव हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जीएसटी लाना अनिवार्य हो गया था। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित माल एवं सेवा कर की संरचना के बारे में बात करते हैं। दोहरा भारत में प्रचलित माल एवं सेवा कर की संरचना निम्न प्रकार है। दोहरा माल एवं सेवा कर ड्यूल जीएसटी है। भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र और राज्यों दोनों का संबंधित कानून के तहत कर लगाने और एकत्रित करने की शक्तियां हैं, इसलिए भारत में एक दोहरा माल एवं सेवा कर मॉडल लागू किया गया। यह ध्यान रखना है कि भारत एक संघीय देश है क्योंकि अब राज्य भी केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो भारत में इसलिए भारत में दोहरा माल क्या है, ड्यूल जीएसटी, दोहरा माल एवं सेवा कर मॉडल लागू किया गया है। दोहरे मॉडल के तहत कर लगाने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच वितरित की जाती है। यानी इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट एक्स्ट्रा टैक्सेस अंडर देयर रेस्पेक्टिव लॉज। देयरफॉर इंडिया has implemented a dual goods and service taxes model. Under the dual model, taxing powers are divided between the central and state governments. इस प्रकार केंद्र और राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से कर लगाया जाता है, अर्थात केंद्र व राज्य एक साथ कर वस्तुओं व सेवाओं के पर एक साथ कर लगाते हैं। माल एवं सेवा कर जम्मू कश्मीर राज्य से पूरे भारत में लागू हो चुका है। नेक्स्ट केंद्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर, केंद्र शासित प्रदेशों में माल एवं सेवा कर एवं अंतर्राज्यीय माल एवं सेवा कर, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी।
तो मालिम सेवा कर उद्देश्य आधारित ऐसा कर है जो मालिम सेवाओं के ऐसे प्रत्येक लेन देन पर लागू होता है जो प्रतिफल के लिए अपावश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रचलित मालिम सेवा कर में केंद्रीय मालिम सेवा कर यानी सीजीएसटी का उद्घाटन एवं संग्रहण केंद्र सरकार, ये इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से आपका थोड़ा टेक्निकल स्टार्ट होता है। तो भारत में प्रचलित जीएसटी में केंद्रीय मालिम सेवा कर यानी इसके फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज यानी केंद्रीय माल एवं सेवा कर। सीजीएसटी का उद्घाटन यानी उद्घाटन एवं संग्रहण यानी इसको लगाने और इसका कलेक्शन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर का उद्घाटन एवं संग्रहण राज्य सरकारें विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा और यूटी जीएसटी का उद्घाटन एवं संग्रह का विधानमंडल द्वारा वाले केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मालिम सेवा कर के राज्य के अंदर पूर्तियों पर लागू होते हैं। तो इसको ध्यान रखना आपको विशेष। इसके अलावा माल यानी सेवाओं यानी क्या नेक्स्ट आपका क्या है, माल एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय पूर्तियों पर अंतर्राज्यीय माल एवं सेवा कर आईजीएसटी लागू होता है जो कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर सीजीएसटी और राज्य माल सेवा एसजीएसटी की राशि के योग के बराबर होता है। इसका उद्घाटन एवं संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी एक तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। यानी आपके टैक्सेज है, एक तो होता है सीजीएसटी, क्या होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आपका आईजीएसटी और एक होता है आपका यूटीजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी होता है आपका केंद्र सरकार द्वारा या उद्घाटित किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा एसजीएसटी राज्य सरकारों से संबंधित होता है। आईजीएसटी आपका अंतर राज्य जैसे हरियाणा और जैसे राजस्थान अगर इंटर व्यापार करते हैं तो ये उस पर कर लगेगा और इसको उगाही का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है आईजीएसटी को। और यूटीजीएसटी है जो केंद्र शासित प्रदेश है आपके, ठीक है, उनके द्वारा संग्रहित और इसको उद्घाटित किया जाता है। ठीक है, इनको समझ चुके होंगे आप। अब इनको जो भी चार बता रहे हैं इनका जब चैप्टर आएगा इनमें डिटेल से आपकी जो भी क्यूरीज है वो उस समय दूर हो जाएगी, डिटेल से बात करेंगे उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देख चुके हैं यानी केंद्रीय मालिम सेवा कर, राज्य मालिम सेवा कर, केंद्र शासित प्रदेशों मालिम सेवा कर, अंतर्राज्यीय मालिम सेवा कर के बारे में बात हो चुकी है। और फिर नेक्स्ट आप यानी वैधानिक संरचना के बारे में बात करेंगे, यानी वैधानिक संरचना से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट से क्लास में मिलते हैं। और आपको किसी प्रकार से वो क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं आप क्लास में किस प्रकार से अमेंडमेंट या किस प्रकार से रेक्टिफिकेशन चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, जो भी आपके सुधार है ओपिनियंस है वो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।